सो आज का टॉपिक है ऑफ कोर्स कि आपको हाउ टू रीड आउट द मुरली या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मुरली एंड व्हाई मुरली इज़ थोड़ी सी अजीब अजीब सी लगती है पढ़ने में और उसको पढ़ने का तरीका एग्जैक्टली क्या है। आज हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके और जैसा कि आप सभी को होमवर्क भी दिए जा रहे हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा अटेंशन दे के पढ़ेंगे तो थोड़ी बुद्धि खुलेगी एंड फिजिकली हमारे पास प्रूफ के नाम पे कि भगवान कहाँ एग्जिस्ट करते थे या इधर रह के गए क्या, वो ये मुरली ही होती है। इसके लिए हमें इसको सीरियसली पढ़ना और पढ़ना आना चाहिए एंड हाउ टू राइज इंटरेस्ट कि इसमें ऐसा क्यों इंटरेस्टिंग होता है, इसको कैसे पढ़ा जाए, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ मुरली अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? हैंड रेज करके मुझे बताओ आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है मुरली? मुरली दीदी हमें बाबा से कनेक्ट कर ओके बाबा की डिटेल्स बताती, बाबा की थॉट्स बताती। ओके अमेजिंग। बाबा की क्या इंट्यूशन है कि मतलब उस टाइम पे जब बाबा मुरली चलाते थे, ठीक उनकी है, सोच क्या थी बच्चों के प्रति, संसार के प्रति। एग्जैक्टली बहुत हमें प्रैक्टिकल आंसर connect दिया। कर- अमेजिंग अमेजिंग। ओम शांति कीर्तना हूँ। कीर्तना, ओके कीर्तना बेन बताइए। आई फील लाइक इट्स रिफ्रेशमेंट फॉर मी पर्सनली। एवरीडे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मतलब इट्स समथिंग टू लर्न एवरी डे। एग्जैक्टली, यू जस्ट फाइंड समथिंग न्यू एवरी डे। हर रोज रिपीट तो नहीं होती है। किसी को ऐसा लगता है कि मुरली डेली रिपीट होती है, सेम वर्ड सेम लिरिक्स एंड सेम राइम्स। कुछ बच्चे कहते हैं ना ऐसा कि मुरली तो डेली सेम ही चलती है, ऑलमोस्ट वर्ड्स सेम होते हैं, तो ऐसा तो किसी को नहीं लगता। गार्गी, व्हाट यू थिंक? I think it's personality development course, personally by God to us. Exactly. That's really amazing. दीदी आप कल एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि जैसे मैंने बोला था 21 कुल का उद्धार करती एक कुमारी, तो आज वही लाइन बाबा ने मुरली में बोली है। आपकी बातें बाबा बड़े ध्यान से नहीं सुनते हैं आजकल। सुनते नहीं दीदी, सुन तो वो आपकी भी रही थी जब बुद्धि वाला टॉपिक आया था। अरे वो मेरी तो डेली सुनते हैं, सो आई एम तो मैं यूज टू हूँ इस चीज़ से। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं या इफ़ आई एम थिंकिंग अबाउट द थिंग, वो मुझे एग्जैक्टली मिल जाती है नेक्स्ट डे पे, या फिर मुझे पता चलता है दैट ही वॉज विद मी इन दैट कन्वर्सेशन, सो ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट टू मी। तो ये मेरे को आदत है हमेशा से। मैं बस आप लोगों को रियलाइज़ कराना चाह रही थी कि वो सच में आप लोग को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अननोन आइडेंटिटी है जो पता नहीं कहाँ है कैसे है, लिटरली हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ जस्ट कि हमें फिजिकल चीज़ें देखने की आदत है, तो वो मिस्टर फिजिकल नहीं है। हाँ, सो ये प्रॉब्लम हमारी है, उनकी नहीं है। कि हमें जो चीज़ें देखने की आदत है वो आँखों से दिखनी चाहिए एक्चुअली, पर इससे ये फैक्ट नहीं बदल जाता कि वो लिटरली आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। आप सांस भी लेते हो, उन्हें पता होता है। इफ़ यू आर हिज चाइल्ड एंड यू आर सेइंग कि आप मेरे फादर हो, तो उनकी हर चीज़ को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो हमें बस ऊपर नीचे होता है समझने में, हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। ठीक है, उसको बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सो मुरली में बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। ऑफ कोर्स डेली मुरली जब आप सुनते हो तो रोज़ कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ वो समझाते हैं जो कि आउट ऑफ द सिलेबस मुझे लगती है कि ये कहाँ से आ गया पॉइंट, मैंने पहले क्यों नहीं सुना। मुरली हर लगभग 4-5 साल में रिपीट हो जाती है, पर कभी भी हमें पिछली कोई मुरली याद नहीं रहती कि पहले, क्योंकि मुरली इज समथिंग कि उसमें इतना कुछ है कि जैसे जैसे आपकी बुद्धि अपग्रेड होती जाएगी, आप वो चीज़ को अपने अंदर इन्हेंस करके इम्प्लीमेंट कर पाओगे। मतलब आपकी बुद्धि जितनी ज़्यादा डिवाइन है उतना आप उसको समझ पा रहे हो। ठीक है, वो कम्प्लीटली आपके बुद्धि पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा क्लीन है, उस हिसाब से आप उसका एसेंस निकाल पाते हो। ठीक है, इसीलिए बहुत लंबे समय से रिपीट हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पूरा एसेंस निकालना नहीं आया है। ओके, इसीलिए मुरलियाँ रिपीट होती हैं। ये एक रीज़न है, क्योंकि हमें एक बार में पूरी समाने नहीं आती है। बाबा की मुरली में मेजर प्रॉब्लम क्या होती है पता है? क्योंकि बाबा की मुरली इसलिए याद नहीं रहती है,
वो स्टोरी टाइप नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि उनकी फर्स्ट लाइन कनेक्ट कर रहे हो किसी भी दूसरी लाइन से, मतलब कुछ लाइंस वो बोलते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन होता है, बट वो ऐसा नहीं होता कि मुझे कहानी के जैसे याद रह जाए। ही सेइंग कि मैं तुमको आके हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूँ, बट हमें वो नहीं समझ आता है कि वो हिस्ट्री ज्योग्राफी कहाँ सुना रहे हैं। समझ आता है किसी को कि वो जब कह रहे कि मैं तुमको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना रहा हूँ, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखोगे तो स्टोरीज होती है ना, ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल एरियाज वगैरह बताया जाता है, कहाँ है वो इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ कि मुझे लगता है सभी मुरली ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल इस बारे में हमने एक पोस्ट भी डाली थी, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो, मुरली कैसे पढ़ते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है मुरली पढ़ना, चैनल पे एक पोस्ट डाला था हमने। अगर कोई पोस्ट डेली पढ़ता होगा तो उसको पता होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमने समझाने की कोशिश की थी कि बाबा जैसे एक लाइन बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही सेइंग कि बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं, यह है ईश्वरीय पाठशाला। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट उनका चेंज हो जाता है कि बरोबर गीता में भी कहते हैं भगवानुवाच। यूनिवर्सिटी से वो कनेक्ट कर रहे हैं स्टडीज को कि वो मैं आके तुम्हें पढ़ाता हूँ, और उनको गॉडली वर्जन्स भगवानुवाच कहा जाता है। अभी बात चेंज करके भगवान से कनेक्ट करके वो एक लाइन कह रहे हैं कि भगवान बाप सबका एक है, ठीक है। एंड फिर अगला लाइन कैसे कनेक्ट करेंगे कि सब भगवान नहीं हो सकते, मतलब थोड़ा थोड़ा कनेक्शन। ही इज नॉट टेलिंग अस द स्टोरी ऑल्सो, बट वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कनेक्शन करके अगली लाइन कनेक्ट कर देते हैं। मतलब ना ऐसा तब होता है जब किसी के पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत कुछ है बताने के लिए, और वो हमेशा टॉपिक से शिफ्ट होके कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा जो अगली लाइन से कनेक्ट होता है। अगर जैसे कई बार आप लोगों ने मेरी बातें अगर सुनी होंगी, हालांकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि बहुत कुछ पता है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बताना है आपको, बहुत कुछ बताना है आपको। तो मेरा एक टॉपिक खत्म होता है पर बीच में मैं कुछ और बोलने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ आपको समझानी है। फिर मुझे कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरा टॉपिक घुस जाता है कि मुझे वो भी समझाना है, ठीक है। एंड देन फिर हम वापस बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो ये चीज़ें तब होती है जब आपके पास समझाने के लिए बहुत कुछ है। बट ऑफकोर्स जब भगवान वो चीज़ बोलते हैं तो वो बहुत सिस्टमैटिकली बोलते हैं, उनका वो फंबल हमें समझ नहीं आता, वो फ्लक्चुएशन हमें समझ नहीं आता, लेकिन बातें बहुत अजीब लगती है उनकी पढ़ते टाइम, क्योंकि कोई कॉमन पर्सन ऐसी बातें नहीं करता, ठीक है। हम नॉर्मली ऐसे बात करते हैं ना, ऐसे कौन बोलता है। यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है, उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, तो वर्षा मिलने से फिर शिव जयंती पे, परंतु शिव जयंती कैसे होती है यह बाप ही आकर समझाते हैं। ये जो डिस्कनेक्ट करते हैं ना वो चीज़ों को, तो सारी मुरलियाँ अगर हम एक साथ रखें और उनको अगर एक साथ बुद्धि में धारण करके सेटअप करेंगे, मुझे लगता है ये पॉइंट्स सेट करते करते एग्जैक्ट हिस्ट्री, एग्जैक्ट जियोग्राफी, एग्जैक्ट कि क्या सीन रहा होगा, लक्ष्मी नारायण का क्या रोल होगा, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली समझ में आ जाएंगी। जैसे AI टूल्स नहीं करते हैं, अगर आप उसमें कोई चैप्टर या कोई बुक अपलोड कर दो, फिर उससे आंसर पूछो, तो वो आंसर बता देता है कि इस बुक में इस फला पेज पे ये आंसर लिखा हुआ है, या इस बात को वो चीज़ ऐसे समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुरली इज समथिंग कि उसको AI टूल एलेबोरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि मुरली में बहुत सारी चीज़ें वाइब्रेशनल लेवल पे होती हैं। वो थियोरेटिकल आंसर ज़रूर देगा आपको, पर बाबा उसमें कहना क्या चाह रहे थे वो केवल ये वाला AI दे सकता है, आपकी खुद की इंटेलिजेंस दे सकती है। सो जिस दिन यहाँ पे सारी मुरलियाँ स्टोर हो जाएंगी, देन आपके पास हर चीज़ का जवाब होगा, हर क्वेश्चन का। एज अ ब्राह्मण जब हम ये कहते कि पता नहीं ये क्यों हमारे साथ होता है, या मुझे इस बात का नहीं पता, तो मुझे ये बात बोलने में बहुत अजीब लगती है, इंसल्टिंग सी लगती है कि इफ़ आई एम द चाइल्ड ऑफ मिस्टर ओशन ऑफ नॉलेज, मुझे तो हर चीज़ का एटलीस्ट पता होना चाहिए, हर चीज़ के क्यों का मुझे पता होना चाहिए, हर चीज़ के जवाब का मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं ही ना कह रही हूँ तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। जैसे संसार में लोगों के पास जाते हैं तो उनको छोटे छोटे कुछ ना कुछ मेरी भाषा में से टोटके कहते हैं, तो टोटके बता देते हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा। तो वी कांट टेल दैट, हम उनको रीज़न दे
कि तुमने ऐसा 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 कुछ सीन है, उसके वजह से तुम्हारे साथ ये चीज़ें ऐसे हो रही है, अगर तुम इसको ऐसे कर लोगे तो ये पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके जवाब नहीं होते मेरे पास, सो आई जस्ट टेक सम टाइम थिंक अबाउट दैट। बट द थिंग इज, अगर मुरली मेरे बुद्धि में होगी तो मेरे पास हर चीज़ का जवाब होगा, पर उसके लिए मुझे उसको इंटरेस्ट से पढ़ना आना चाहिए। ओके, मुरली पढ़ते टाइम या जैसे आप सुनते हो, तो हमने पहले भी बोला था कि मुरली पढ़नी ज़रूर चाहिए। सुनने और पढ़ने में फ़र्क होता है। हाँ, कितने लोग हैं जो पढ़ते भी हैं? रेज योर हैंड। पढ़ते हैं, बहुत सारे हैं पढ़ते। दैट्स अमेजिंग, रियली नाइस। हाँ, अगर आप पढ़ते भी हो और सुनते भी हो तो दैट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि पढ़ने में फ़र्क होता है, सुनने में बहुत चीज़ें निकल जाती है, सुनने में बहुत लिमिटेड चीज़ें बुद्धि में जाती है, लेकिन पढ़ने से वो चीज़ आपको हाईलाइट होएगी। व्हेन आई वॉज इन माई इनिशियल स्टेज, तो जब हमें मुरली पढ़नी होती थी, हम बीच में 4 बार सोते थे। तो पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि मुरली होती क्या है। तो जब शुरू में तो दीदी ने मुझे मुरलियाँ दी कि आपको ये डेली पढ़नी होगी, तो आई सेड 4 पेज, ये पढ़ेंगे ऐसे? 4 पेज कौन पढ़ता है दिन में? तो पढ़ने में तो हमारा कभी शौक भी नहीं था, ना हम स्कूल में पढ़ते थे। सो जब 4 पेज पढ़ते थे ना, तो फर्स्ट पेज पढ़ा, सो गए, सेकंड पेज पढ़ा, फिर सो गए, फिर थोड़ा बाद आँख खुली, फिर पढ़ा, फिर सो गए। ऐसे करके तो पूरे 4 पेज शाम तक पूरे होते थे। बट बिकॉज दीदी ने कहा था कि पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो चीज़ पढ़ते ज़रूर थे हम। पर इस वजह से आपको मुरली पढ़ने से नींद आती थी या फिर आप ये खुद से ही करते थे कि भी मतलब मैंने ये पढ़ लिया, पढ़ते हुए नींद आती थी दीदी। इनिशियली हमें भी ऐसा ही होता था, जब पढ़ता है 4 पेज ज्यादा लगते थे, 2-3 पेज क्या कैसे पूरा हो जाएगा, ऐसा ज्यादा लगता था हमें। Exactly. ठीक है, अभी कुछ नहीं। हाँ, अभी बहुत ही छोटी लगती है, अभी इट्स वेरी इजी। पर नींद आती है शुरू में जब आप मुरली पढ़ते हो, एंड उसका लॉजिकल रीजन कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि ये जो वर्जन्स हैं, एक तो ऑफकोर्स ये भगवान ने ही बोले हैं, तो उसके अंदर पीसफुल एक मतलब एक रियलिटी आप सुनते हो ना, तो आपको रियलिटी इन द सेंस कि अगर कोई आपको ऐसी बातें सुना रहा है तो आपको नींद आती है, क्योंकि वो बातें गामा या फिर ऐसे थीटा वेव्स जो होती हैं उस पे होती हैं। मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ, वो फ्रीक्वेंसी होती है उस मुरली की, या वाइब्रेशंस वैसी होती हैं कि हमें नींद आती है, क्योंकि हम काफ़ी समय से सोए नहीं है ढंग से। जो थका हुआ व्यक्ति होगा उसको नींद आएगी, क्योंकि वो सुकून वाली बातें सुन रहा है या अपने रियलिटी से कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे आप योग में लोरी जैसे, वो लोरी तो नहीं लगती है, पर जब वो बुद्धि में नहीं जा रही है तब लोरी लगती है। अगर बुद्धि खोल के बैठोगे तो लोरी तो नहीं लगेगी, लेकिन उससे सुकून मिलता है सोने से, सुनने से। तब नींद आती है अचानक, क्योंकि आप काफी समय से सोए नहीं हो। अगर आप लोग बोलते हो कि आप रात को सोते हो, नहीं अच्छी नींद आती है, किसी को भी नहीं आती है। आप लोग में से बहुत लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे, हम अच्छे से नहीं सो पाते। जैसे हमें नींद चाहिए, नींद पूरी नहीं होती है, ठीक है। रात को भी ब्रेन एक्टिवेट रहता है, इसीलिए योग में नींद आती है, क्योंकि योग से जो वाइब्रेशंस आते हैं वो मेरे उस स्टेट से मुझे कनेक्ट करते हैं जहाँ मुझे थोड़ी भी शांति फील होती है। जैसी थोड़ी शांति आत्मा को फील होगी, आत्मा डिटैच होने लगती है। और डिटैचमेंट जो योग वाली जो स्टेज है, वो नींद को पार करके वाली स्टेज होती है, ठीक है। जैसे आप आत्मा थोड़ा डिटैच होते हो तो नींद वाली स्टेज में आते हो, फिर उसको पार करते हो, तब जाके योग युक्त होते हो। तो जिनकी नींद पूरी नहीं होती है वो नींद वाले जोन में ही रह जाते हैं, इसीलिए अमृत वेला भी नींद आती है। लेकिन क्या ये अच्छा है? अभी सुनते वक्त या पढ़ते वक्त अगर नींद लेना अच्छा थोड़ी नहीं लगता है? वो नहीं, अच्छा नहीं लगता है, वो एक ऑटोमेटिक चीज होती है शुरू में, और वो इसलिए होता है क्योंकि हम थके हुए हैं। और आज भी अगर आप थके हुए हो और आपको सुकून नहीं है तो आपको नींद आएगी। मुरली सुनते वक्त, योग करते वक्त, मुरली हर जगह नींद आएगी। कुछ भी अच्छा सुन रहे हो तो नींद आएगी। अगर आप रात को ढंग से सो नहीं पा रहे हो, रात को ढंग से वो नहीं सो पाते जिनके पास हिसाब किताब जास्ती है, ब्रेन रेस्ट मोड में आ ही नहीं पाता है। हमारी दिनचर्या अगर गड़बड़ हो रखी है, मन को अगर सुकून नहीं है, ठीक है, या फिर ये चीज़ इससे भी धन से भी कनेक्टेड होती है। कहीं ना कहीं से ऐसा धन हम कंज्यूम कर रहे हैं जो कि सही तरह से नहीं आ रहा है, तो भी रात को नींद नहीं आएगी। इट्स नेचुरल, ठीक है। तो चीज़ें बहुत डीप होती हैं
और मुरली इज समथिंग कि जो बिल्कुल हमारे बुद्धि को अचानक से पीस मोड पे लेके जाती है, आपको तुरंत नींद आना शुरू होगी। कभी ऐसा सुना है कि कोई ग्रंथ के महावाक्य सुन के आपको नींद आ रही है या ऐसा भी कह सकते हैं कि माया आ जाती है उस टाइम। अरे माया ही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई जादू तो ना थोड़ी ना जो कूद के अंदर घुस जाता है। माया किसको कहोगे आप? ये सब चीजें ही तो होती है माया, और क्या होगा माया के अंदर? माया कोई पर्सन थोड़ी जो कूद के बीच में आ जाता है ना? आपने जवाब इतने प्रैक्टिकल दिए थे, यहाँ पे भी प्रैक्टिकली सोचो वो भी थोड़ा कि माया ऐसे क्या, माया क्या होता है? एग्जिस्टेंस थोड़ी ना उसकी कोई भी। वैसे भी बातें तो कुछ ऐसी ही होती है ना कि जो चीजें आ रही है उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। इसी को बाबा ने कैरेक्टराइज करके रखा है कि उसको माया कहते हैं वो। जैसे कि महाभारत में ये ऐसा जो हमारे माइथोलॉजिकल बने, माइथोलॉजीज बनी हुई हैं, एपिक्स बने हुए हैं हमारे खुद के, वो रियलिटी में थोड़ी ना एग्जिस्ट करते थे। कैरेक्टराइज किया गया है कि जो धन का दुरुपयोग करे वो दुर्योधन होता है, या जो ज्ञान को अर्जन करता हो वो अर्जुन कहलाता है। तो उन कैरेक्टर्स को कैरेक्टराइज किया गया ताकि उनको विजुअलाइज करके उन बातों को याद रखा जा सके। हमने कैरेक्टर्स याद रखे और बातें भूल गए। हमें लगता है कि वो रियली ऐसा कुछ था, कुछ लड़ाई हुई थी, एक विमेन के 5 हस्बैंड्स थे एंड ऑल दैट, और 5 नहीं बचा पाए। 5 क्या छोड़ो, अभी आज के डेट में अगर आप किसी एक भी हो, कोई इतनी बदतमीजी कर जाए, आपको लगता है कोई सुनने वाला है? कलयुग की डेट में भी मतलब वो कहते हैं ना कि द्रौपदी वॉज ओनली अ पर्सन, उसको उसके 5 हस्बैंड साथ खड़े थे, फिर भी इतनी चीजें हो गई उसके सामने सामने। प्रैक्टिकली आज की डेट में भी वो पॉसिबल नहीं है, चाहे कलयुग चल रहा है। अकेला ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, इतना कौन धर्म पे चलता है? तो वो चीजें कुछ ना कुछ समझाने के लिए थी। ऐसे ही बाबा भी चीजों को कैरेक्टराइज करके समझाते ताकि हमें याद रहे। एंड माया इज वन ऑफ दैट कैरेक्टर्स, कि वो कहते हैं कि कुछ चीजें अगर आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस की तरफ लेके जा रही हैं या आपको फ्लो से ब्रेक कर रही हैं, तो आप पिछले संस्कारों के अधीन हो रहे हो, एंड दैट इज नोन एज माया। आप संसार के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो क्योंकि नेगेटिव माहौल है चारों तरफ, दैट इज नोन एज माया। तो बाबा उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि नेगेटिव वाइब्रेशंस, कुछ तो कैरेक्टर देंगे, वो उसको कैरेक्टराइज करके बोलते हैं। एंड इट इज कम्प्लीटली हिज चॉइस, कुछ भी बोले, है ना? दीदी माया को कैसे डिफाइन करेंगे? माया को, माया पे एक सेशन हो चुका है, तो आई शेयर यू द लिंक इन द ग्रुप। आप शायद नहीं थे इसलिए आपको पता नहीं होगा। माया पे पूरा एक चैप्टर हो चुका है। कलेक्टिव नेगेटिव वाइब्रेशन, हाँ, कलेक्टिव नेगेटिव वाइब्रेशन जो है दुनिया की, उसकी वजह से हम पॉजिटिव सोच नहीं पाते, और उस कलेक्टिव वाइब्रेशन के फील्ड में आते ही हमारा फ्लो नेगेटिव हो जाता है। अगर हम कुछ पॉजिटिव भी सोच रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर समय के लिए युद्ध चलता है, उससे एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है। एंड अभी हम सब उस युद्ध में है। कुछ लोग तो युद्ध में होते भी नहीं है, उनको पता ही नहीं होता है कि वो युद्ध में। अपने सभी शस्त्र नीचे छोड़ करके कुछ नहीं ज्ञान यूज करना, कुछ पुरुषार्थ नहीं करना, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना, बस चल रहे होते हैं आराम से, तो वो ज्यादा डेंजरस होते हैं इन पर्सन एज अ ब्राह्मण। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग आफ्टर बिकमिंग अ ब्राह्मण, यू आर द मोस्ट डेंजरस पर्सन फॉर यज्ञ, बिकॉज हम बाबा को नेगेटिवली ही रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन नाउ डेज। क्योंकि कोई पुरुषार्थ करता नहीं है, स्थिति खराब रहती है, तो बाहर वाला आके हमें बताता है कि तुम लोग भी ऐसे करते हो ना, सो व्हाट्स न्यू, तुम सुनाते तो बहुत कुछ हो। तो अगर मैं पुरुषार्थी नहीं हूं, आई एम गोइंग टू डिससर्विस। इसीलिए पुरुषार्थी होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक प्लान पे चलना बहुत जरूरी है। और प्लान मिलता है मुरली से। आप लोग को मुरली में से तो निकाल के हम प्लान देते हैं ना। आप एक बात बताइए, दिन भर आपको घर पे बैठना है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, आपको कहीं जॉब पे भी नहीं जाना है। डू यू रियली थिंक कि आपकी लाइफ में कुछ भी ढंग का होने वाला है? इफ यू डोंट हैव एनी एम इन योर लाइफ, आपको लगता है जीवन में कुछ भी ढंग से होगा? अगर आपको सुबह उठ के ये एम ना हो कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, आपके जीवन में एम नहीं हो कि बच्चे को खाना देना है, फिर सफाई करनी है, आपको लगता है आप उठोगे अगर कोई भी टारगेट नहीं होगा तो? कुछ काम नहीं हो, कोई उठेगा पूरा दिन और आपको लगता है आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो इस रूटीन के साथ कि सुबह से उठ ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ जीवन में लक्ष्य ही नहीं है, कोई परिवार देखना ही नहीं है, कुछ भी करना ही नहीं है। सेम मेंटल लेवल पे होता है जब आप बिना किसी प्लान के चल रहे होते हो।
मतलब आपकी बुद्धि इज फ्री टू डू एवरीथिंग, एनीथिंग। वो कुछ तो करेगी फिर ना, कुछ तो सोचोगे ही ना आप, जब आपके पास प्लान नहीं है सोचने को। इट इज रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्लान। आपका रोज का एक अभ्यास होना चाहिए कि मुझे आज इस चीज पे काम करना है, आज का मेरा ये पुरुषार्थ चल रहा है, आज मैं ये स्वमान प्रैक्टिस कर रही हूँ, आज मेरे पास ये ड्रिल है प्रैक्टिस करने के लिए। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट आप इस चीज को समझो, वरना मेरे 50 साल से ज्ञान में होने का, 25 साल से ज्ञान में होने का कोई फायदा नहीं है जब तक मेरी बुद्धि के पास कुछ काम नहीं है करने को। मुरली हमें यही चीज बताती है। आज की मुरली में बाबा ने डायलॉग दिया था, जिन जिन ने आज प्रैक्टिस कर रहे थे उनको ये बात टच हुई होगी। क्वेश्चन आंसर में आंसर था कि कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। कर्म करते याद में रहने का मतलब क्या? तो जो आप लोग को अभ्यास दिया था, दैट इज द इजीएस्ट वे टू डू योर पुरुषार्थ, कर्म करते हुए। हाँ जी शारदा माता बताइए। आज क्या हुआ, गीत पाठ चला है ना घर, तो आज सिस्टर आई थी, वो यही क्वेश्चन आंसर बोल रही थी ना, तब मैंने बोला कि यही हमको होमवर्क भी दिया गया है। तो क्या हुआ, बाबा के फोटो से एक फूल नीचे गिरा तो दे वर सो हैप्पी। तो उन्होंने बोला आप जो कर रहे हैं आपको बाबा वो सैंक्शन कर रहे हैं, इसीलिए बाबा ने ऊपर से फूल नीचे गिरा। बाबा के भी कितने अमेजिंग तरीके हैं ना, वो किसी दिन मिले ना तो मैं उनको बताऊंगी, फूल गिर के मैं भी उनको संदेश दूंगी, लो आई एम रेडी फॉर दैट। क्या तरीके हैं उनके बात करने के, ये क्या करते हैं, फूल गिराया, इज दिस अ वे? सामने बैठ के बंदा बात करे तब तो ऐसे रहता है कि ठीक है कोई लाइफ में। फूल गिरा के हम भी जब ऊपर जाएंगे ना वतन में, फूल गिरा के बोलेंगे एग्रीड, कुछ भी बोलोगे फूल गिराना, एक बोलना नहीं, जवाब नहीं देना। बोले आपने भक्ति मार्ग में शुरू से लेके हमारे साथ अंत तक यही किए, हम भी फूल ही गिराने वाले हैं। अमेजिंग। वो तो ना मेरे सामने नहीं होते, नहीं तो मैं उनको इतना परेशान कर दूं, लिटरली मुझे ऐसा बहुत कुछ है उनको सुनाने के लिए, पूछने के लिए। इट इज लाइक कि बस होने चाहिए। ठीक है छोड़ो, खैर। तो मुरली में से होमवर्क कैसे निकालते हैं ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। मुरली में से होमवर्क निकालने का हमारा पर्सनल तरीका तो कुछ ऐसा होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी पॉइंट पे टच करना है कि अभी बात कर रहे हैं कि कल्प कल्प डाडे से तुम्हें ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलता है, तो आई विल प्रैक्टिस कि मैं बाबा के संपूर्ण वर्षे के अधिकारी हूँ। आई विल राइट दिस पॉइंट एंड देन मैं उस पर प्रैक्टिस करूंगी कि मैं बाबा की संपूर्ण वर्षे के अधिकारी हूँ। ठीक है, तो वो मैं चीज़ पे 15 ये जो 3 मिनट का जो हमने क्वार्टर टाइम बताया था ना आपको, तो उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर आई विल पुट माई फिंगर्स एनीवेयर इन द मुरली एंड देन अगर वो यहाँ कह रहे हैं कि वृद्धि होती रहती है, वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने, आज से 2000 वर्ष पहले क्रिश्चियन आया था। सो मैं इस पे प्रैक्टिस करूंगी कि मैं देव कुल की आत्मा हूँ या मैं पूर्वज आत्मा हूँ। तो आई विल प्रैक्टिस दिस। रैंडमली कहीं पे भी मैं फिंगर आउट करके वो लाइन पढ़ती थी और उसको लिख लेती थी कि आज मुझे इस चीज पे वर्कआउट करना है। जैसे अभी मुझे है ना, देवी देवता धर्म ना, हाँ आदि सनातन देवी देवता। तो जैसे भी अभी ये मुरली का पेज है, अगर मैं इसमें से ये लाइन पढ़ूं तो ही सेइंग कि बाप आकर ज्ञान समझाते हैं जिससे तुम्हें स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो मैं स्वर्ग की राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आई विल प्रैक्टिस दिस। तो ये मेरा तरीका होता था मुरली में से होमवर्क निकालने का, आज मुझे किस चीज़ पे काम करना है या व्हाट ही इज ट्राइंग टू टीच मी। ठीक है, सो किसी भी चीज़ पे फिंगर पॉइंट करके कि आज मुझे आपको क्या होमवर्क देना है, यू टेल मी, आई विल प्रैक्टिस दैट। अंटिल वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग कुछ नहीं हो सकता फिर हमारा। डोंट थिंक कि हम बादशाह मिलने वाले हैं या कुछ भी, उधर प्रजा में भी नहीं आएंगे। पता लग रहा उधर झाड़ू पोछा कर रहे, इधर भी कर ही रहे थे, कोई फायदा नहीं ना पढ़ने का फिर। सो जस्ट फोकस कि आपकी बुद्धि क्या कर रही है। एंड अगर आप ब्राह्मण हो तो आप ये ज़रूर सोचोगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, देखो हमेशा वो चीज़ों पे अटेंशन नहीं देना चाहिए जो स्थूल में दिखती है। हमारी बुद्धि क्या चीज़ पे फोकस करती है कि जो चीज़ें दिख रही हैं, वो जो चीज़ें दिखाई देती है वो सब जल के ख़त्म होने वाली है। बाबा ने प्रॉमिस किया है कि जो जो चीज़ें दिखती हैं एक एक चीज़ ख़त्म होने वाली है। एवरीथिंग जो भी तुम्हें दिखता है सब चीज़ें ख़त्म होंगी। ठीक है,
हर चीज़ वाइब्रेशनल लेवल पे काम करती है। वाइब्रेशन समझ आती है आप सभी को? हर चीज़ नेगेटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हर चीज़ वाइब्रेशनल लेवल पे होती है। कल को चल के पेपर भी वाइब्रेशनल लेवल पे होंगे। कोरोना वॉज अ फिजिकल थिंग, जो कि कुछ टाइम पहले पेपर आया, बट स्टिल खेल सारे डर के वाइब्रेशंस का था। जो डर गए उनकी लाइफ बिल्कुल हेल्थ थी उस टाइम पे। एंड हम कोरोना में गांव में थे, हम बहुत मज़े कर रहे थे, खेतों में थे, उधर तो कुछ था ही नहीं आसपास लोगों के आने का, ना ही वैसे डर भी नहीं था कि क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप सोचते क्या हो, आपको माइंडसेट कैसा है, आप चीज़ों को लेते कैसे हो। ठीक है, मुरली मेजरली जो होती है वो ओम शांति से शुरू होती है और ये जो बाबा याद प्यार देते वहाँ ख़त्म हो जाती है। ये जो ऊपर का एसेंस था और जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो दीदी मनमोहिनी के डाले हुए हैं, ताकि उन्होंने हर चीज़ को कंक्लूड करके डाला था। और कई बच्चों की क्या आदत होती है कि पेपर जैसे डायरी में हमें मेंशन करना है तो सार लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, वरदान लिखेंगे, धारणा लिखेंगे, दैट्स ऑल। मुरली में से एक पॉइंट लिखो, वो एक पॉइंट अलग होना चाहिए जो आपको पहले नहीं पता था। वो सब लिखने का क्या फ़ायदा है, वो तो ऑलरेडी हाईलाइटेड नहीं है इसके अंदर। हालांकि सबका अपना तरीका होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत लिखो, पर आप एक ऐसा लाइन भी लिखो जो आपने अलग सुनी मुरली के बीच में, वो उन्होंने ऑलरेडी चर्न करके डाला हुआ है ना, किसी और की चर्निंग है वो, जो उन्होंने पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखी है। आपने खुद ने क्या चर्न किया उसमें से? चलो चर्निंग की बात चलिए तो चर्निंग समझाते, चर्निंग कैसे होती है। हम जब भी मुरली पढ़ते हैं तो देखो, हमारा पहले तो चीज़, हमारी बुद्धि ये डिफ्रेंशिएट कर रही होती है कि ये बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, यहाँ पे बाबा की एंट्रेंस कब हुई। जब शिव बाबा आते हैं ना, वो कई बार वर्ड यूज़ करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, बहुत कम बोलते हैं ऐसा। कई बार आपने सुना है कि बाबा बोलते हैं कि हम ये चीज़ करते हैं, अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो वो खुद के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कि हम आए हैं तुमको पतित से पावन बनाने, या ऐसा कभी कभी ये डायलॉग आता है उनका कि हम आए हैं, या मैं करता हूँ, ऐसा कभी कभी वो बोलते कि मैं करता हूँ। वो जब बिल्कुल अधिकार से बोलते कि मैं आया हूँ, वो चीज़ आप नोटिस करोगे कि वो बहुत कम यूज़ होता है और वो बाबा ही यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे वर्जन्स ऑफ कोर्स ब्रह्मा बाबा के होते हैं। शुरुआत जनरली ब्रह्मा बाबा को करते सुना है मैंने, एंड वो सुबह 2 बजे से उठ के अपना माइंडसेट तैयार करना शुरू कर देते थे कि आज किस बारे में डिस्कशन होगा। पर मुरली पूरी कंटिन्यू होती थी शिव बाबा के थ्रू, पर बाबा का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उनके कैरेक्टर को समझाती है कि वो कितनी बात करते हैं, कहाँ क्या बोलते हैं, उनको बोलने का तरीका कैसा है। ऑफ कोर्स इफ आई एम इन लव विद समवन तो मुझे पता तो होना चाहिए उसको पसंद क्या है, बोलता कैसे है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है ना। उसके लिए कैरेक्टराइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगले का व्यवहार कैसा है, उनका बात करने का तरीका कैसा है, वो चीज़ों को समझाते कैसे। मुरली इस माइंडसेट के साथ पढ़ो कि वो कैसे समझाते हैं या वो बोलते कैसे। आप लोग कनेक्ट कैसे करोगे, मतलब अगर आप विजुअलाइज भी कर रहे हो तो कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं अगला बात कैसे करता है। बहुत अधिकार से बहुत सटीक बात बोलते हैं, उनको कुछ भी नहीं, ये नहीं सोचते कि कौन क्या फील करेगा कैसे, बिल्कुल स्पष्ट बात बोल के जाएंगे एंड बिल्कुल नष्टो मोहा हो करके। कई बार बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं, बहुत प्यार से बात करेंगे। बाबा के कैरेक्टर को समझना, उनके बारे में समझना ही पुरुषार्थ है और कुछ नहीं करना है आपको। जो जितना उनको जानता है उसका उतना ऊंचा पोजीशन है, वो उतना परमधाम में उनके क्लोज है, वो आके धरती पे उनके क्लोज है, वो उतना ही ज़्यादा उनके क्लोज है जो जितना उनको समझता है। और समझोगे कैसे, जो उन्होंने वर्जन्स बोले हैं ऑफ कोर्स उनसे। तो कई बार मैंने ये भी देखा है कि कई बच्चे अव्यक्त मुरलियों को इम्पोर्टेंस देते हैं, साकार मुरलियों को बोलते हैं कि इट्स कॉमन। बट एक बात बुद्धि से चला के देखो कि 6 दिन आप लोग साकार मुरली पढ़ रहे हो तो कुछ तो रीज़न होगा ना। ब्रह्मा बाबा साकार मुरली पढ़ के तो संपूर्ण हुए थे, 1 दिन अव्यक्त मुरली चल रही है बस, और 6 दिन साकार मुरली चल रही है। तो ऑफकोर्स साकार मुरली में तो कंक्लूजन है कुछ ना कुछ, तभी तो वो आपको डेली सुनाई जा रही है बाबा की तरफ से। वरना अव्यक्त मुरली 6 दिन चलती, साकार मुरली 1 दिन चल सकती थी। और हम समझते कि हमें तो बस अव्यक्त मुरली पे टेंशन देना है एंड उसका मनन चिंतन साकार से शुरू करो पहले, देन अव्यक्त पे जाना, क्योंकि
अव्यक्त मुरलियाँ ज़्यादा डीप होती है। उस टाइम पे वो संपूर्ण है ना, ऑफ कोर्स ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण है, एंड बाबा का जो चैरियट है वो खुला हुआ है, अभी उसकी बुद्धि पूरी खुली हुई है, इजीली यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर बाबा को मुझे यूज़ करना है तो वो उतना ही यूज़ कर सकते हैं जितना मेरी बुद्धि पे नॉलेज है। थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे, पर ऐसी कोई बात तो नहीं बोल सकते जो मुझे पता ही नहीं हो, है ना। तो ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण होते हैं तो उनकी बुद्धि पे ताला वाला सब खुल जाता है, तब वो अव्यक्त मुरलियाँ उच्चारण होती है, जहाँ पे वो हर चीज़ कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है। बहुत स्पष्ट बताते हैं, पर बहुत भारी बातें होती हैं। हम जब भी अव्यक्त मुरली पढ़ने बैठते हैं, एक पेज से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, एक भी क्या, मुझे 4-5 पैरा के बाद ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि वो 4-5 लाइन के अंदर, पैरा नहीं सॉरी, लाइन के अंदर बहुत कुछ बोल जाते हैं। हर लाइन पे पेज लिखा जा सकता है, चैप्टर्स लिखे जा सकते हैं। इवन आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस कि आई शुड राइट अ बुक ऑन सिंगल मुरली, कि एक मुरली में क्या क्या होता है, एक मुरली को एक्सप्लेन करते हुए पूरी एक बुक बनाई जाए। एंड जैसा कि मुझे आदत है हर चीज़ को डिले करने की, उसी अनुसार डिले हो रही है, वरना हम लिखना शुरू करेंगे। आई एम थिंकिंग अबाउट दिस। ठीक है, चलो अभी आई थिंक टाइम हो चुका है और 9 बज गए हैं। तो आप सबको कुछ भी क्वेश्चंस है तो लिमिटेड क्वेश्चंस पूछ के मुझे छुट्टी दीजिए। बताइए, कोई क्वेश्चन है मुरली वाले कंसेप्ट से? हालांकि एक पूरा कवर नहीं हुआ, बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। मुरली तो ऐसा कुछ है कि बहुत चीज़ें, पर मेरा समझाने का रीज़न सिर्फ इतना था कि इसको इंटरेस्ट से तो पढ़ो। आप किसी के कैरेक्टर को समझ सकते हो उसके लेटर्स से, हाँ, किसी के वर्ड्स से ही तो उसका समझ में आएगा कि वो बात कैसे करता है। हम यहाँ बात करते हैं कि उनसे सर्व संबंध जोड़ो, उनसे बात करो, उनसे रिलेशन बनाओ, उन पे अधिकार रखो। वो कैसे होगा जब अगले की बातों का ही नहीं पता आपको कि कैसे बातें करते हैं। किसी की बातों से तो इम्प्रेस होता है व्यक्ति कि बैठता कैसे, उठता कैसे, बैठना उठने का तो सीन ही नहीं है अभी उनका, बात तो करते हैं। वो बहुत सारी मुरलियाँ बोल के गए हुए, उन्हीं को पढ़ लेते हैं, लेट्स सी क्या कह रहे हैं। इस माइंडसेट के साथ जो पढ़ोगे बहुत मजा आने वाला है पढ़ते टाइम। ओके, गौरव भाई बताइए क्या कह रहे थे? दीदी मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा, ये मुरली की वजह से ब्राह्मण फैमिली पूरी बंधी हुई है। बाबा ने एक मुरली की वजह से ब्राह्मण फैमिली को पूरा बांधा भी हुआ है। आपने कभी नोटिस किया कि हर जगह सेम मुरली क्यों चलती है सेम डे पे? क्योंकि बाबा ने कहा था कि कलेक्टिव वाइब्रेशंस फैलनी चाहिए, सेम वाइब्रेशंस फैलाओगे तब चेंज होगा। जब हम सभी भारत के एक कोने से शुरू करते हैं, ईस्ट से, और वेस्ट होते होते सुबह सुबह तो कहीं ना कहीं तो सुबह हो ही रही होती है ना, तो वेस्ट तक जब तक सूरज जाता है कहीं ना कहीं मुरली बज रही होती है, और वो फ्रीक्वेंसीज रेडिएट कर रही होती है जो कि अर्थ का माहौल ट्रांसफॉर्म करती है। इसीलिए हर जगह सेम मुरली बजती है सुबह होने तक, और हर जगह कहीं ना कहीं तो सुबह हो ही रही होती है। तो पूरा टाइम मुरली बज ही रही है, सोचो आप। एंड अगर आप उस मुरली को सोच रहे हो तो यू आर ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट वाइब्रेशंस फील्ड। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत लॉजिकल है, बहुत अमेजिंग है। थोड़ा सा बुद्धि खोल के इसको इस तरह से सोचा करो। चलो ठीक है, जो ये आप कह रहे हो ना, ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, कई बार होती है, लेकिन ये सिर्फ उनके साथ होती है जिनकी बुद्धि में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। हमें अभी कंक्लूड करना नहीं आता है, तभी हमारी बुद्धि एक पॉइंट को उठा के इधर भागेगी उधर भागेगी, कहीं ना कुछ हम सोचेंगे इस बारे में बहुत डेप्थ में। लेकिन एक बार तो मुझे कवर करनी आनी चाहिए, उस पॉइंट को अंडरलाइन करके मैं स्किप करूँ और आगे कवर करूँ। एक बार कवर कर लिया करो दिन भर में ना, सो देन उसके बाद चिंतन करने बैठो। रात को सोने से पहले यही काम रखो, क्योंकि मुरली पढ़ के नींद तो आ ही रही है, तो सोते टाइम चिंतन करने बैठो, सारा काम वाइंड अप करके। वो जो स्थिति बनाएगा, देखो जो आप कह रहे हो ना कि मुरली सुन के सोना आता है, इस चीज़ का भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत फायदा हुआ। क्योंकि हम क्या करते थे, इस माइंडसेट में तो हम रहते थे कि पूरी मुरली सुननी है, अब चाहे जितनी बार भी नींद आए, उठे या जैसे करें। उससे क्या हुआ, जब हम मुरली सुन रहे थे और सो रहे थे और उठते ही फिर हाथ में पेपर होता था और दोबारा पढ़ रहे थे, तो वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। क्योंकि आपको सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और उठते हो तभी भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है कुछ समय के लिए। तो वो जैसे ही आप जो भी उठते ही पढ़ोगे, वो चीज़ आपके अंदर चली जाती है। ठीक है, और ये बहुत लंबे समय तक हुआ, लेकिन उसकी वजह से मुरली सबकॉन्शियस माइंड में उतर गई। आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं। तो जब हम कॉलेज जाने वाले थे, तो कॉलेज जाने से पहले
ऑफ कोर्स पापा ने मुझे ज्ञान में लेके आया था, जो कि अभी ज्ञान में नहीं चलता है। तो ज्ञान में लेके आया तो उन्होंने मुझे जाने से पहले इतनी सारी मुरलियाँ दी, और दादी की बुक दी, और बहुत सारी 3-4 बुक्स और थी। दादी की बुक थी, उसमें निमित्त, निर्माण और निर्मल वाली जो बुक है वो पढ़ी है हमने, और इतनी सारी मुरलियाँ थी। और वो मुरलियाँ लेके हम गाँव गए, और उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ये सारी मुरलियाँ जाके पढ़ना। आई सेड ओके। और अभी हम कॉलेज कंटिन्यू किया, जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया। हम कॉलेज से वापस आए 4 साल के बाद, और वो लिटरली सारी मुरलियाँ हम अंदर उतार के आए थे। और पापा ज्ञान से बाहर आ चुके हैं। ही सिंह, तुम्हें ब्राह्मण नहीं बनना है, तुम्हें समर्पित नहीं होने दे सकता मैं, और ये और वो। मैं आपने दी थी मुझे बुक्स, किसने दी थी? जाने से पहले दी थी आपने मुझे। एंड आई वॉज कम्प्लीटली अ चेंज्ड पर्सन। जैसे हम गए थे हम वैसे वापस नहीं आए थे। ऑफ कोर्स बिल्कुल शांत हो चुके थे, जो चीज़ों से वो परेशान थे वो खत्म, लेकिन उनको ना अभी अजीब लग रहा था, ये बदल गई है, ऐसे थोड़ा ना थी ये, इसको तो गुस्सा करना चाहिए एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ें हुई। एंड ये जो सोने वाला सीन है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी होता है। बाबा ने इसको पॉजिटिवली यूज़ किया मेरे केस में, क्योंकि वो मुरलियाँ अंदर उतर गई। क्योंकि हम रात को सो रहे थे तो मुरली पे पढ़ते पढ़ते सो गए, सुबह उठ रहे तो हाथ में मुरली है तो भी पढ़ रहे हैं उसको, तो वो चीज़ आपके अंदर उतर जाती है उस चीज़ को। और ये चीज़ आपको निश्चय बुद्धि बनाती है, बुद्धि को क्लीन करती है, बुद्धि को पावरफुल बनाती है। तभी शायद हमें लगता है एक अलग माइंडसेट बाबा दे पाए, क्योंकि वो चीज़ें अंदर फीड की है उन्होंने कहीं ना कहीं। ओके, एक और चीज शेयर करनी थी, जो साइंटिफिक मुरली है। जब से मतलब मैंने साइंटिफिक मुरली स्टार्ट किया, आई थिंक नवंबर से, तब से मतलब साकार, जो आप बोल रहे थे साकार और अव्यक्त का, तो अब पहले तो अव्यक्त एकदम स्पेशल लगती थी, बट अभी साकार में भी मुझे इतने सारे पॉइंट्स मिलते हैं। प्लस एक और आपकी क्लास हुई थी जिसपे आपने बोला था ये हमारा कॉन्वर्सेशन है बाबा के साथ, तो उसके वजह से भी ऐसा होता है कि मैं एक पॉइंट ढूंढती हूँ कि किसमें मेरे साथ बाबा क्या बात कर रहे हैं। जैसे कल मैं मेडिटेशन करी थी अपनी बेटी के साथ, 4 साल की है वो, उसको सुलाने के लिए, और मैं उसको ऐसे ही बता रही थी कि हम अभी ओशियन देखने जाने वाले, बाबा ओशियन है, और आज बाबा ने वही पॉइंट बोला, सागर। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आपने भी उसी से स्टार्ट किया, ओशियन ऑफ नॉलेज। तो ऐसा लगता है कि मतलब बाबा मतलब ऐसे कम्युनिकेट करता है, ऐसे कोई एक पॉइंट भी मिल जाता है तो अलग नशा रहता है वो मुरली का। ये सबके साथ होता है। और जो सही ट्रैक पे पुरुषार्थ कर रहे हैं केवल उनके साथ होता है। जो थोड़ा पुरुषार्थ के सही डायरेक्शन में है, ये चीजें उनको टच होंगी। जो व्यर्थ की तरफ होंगे, जो संसार की तरफ होंगे, जिनको पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं होगा, उनको ये चीजें टच नहीं करेगी। और अगर हमारे साथ ऐसी चीजें हो रही है, दैट्स अ वंडरफुल स्टार्टिंग। अभी शुरुआत है बस, तो बहुत कुछ है एक्सपीरियंस करने के लिए। दीदी मैं इसी से रिलेटेड मतलब एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ कि मुरली जब हमें मतलब थोड़ी थोड़ी भी अगर समझ में आने लगती है तो इंटरेस्ट बढ़ने लगता है कि हाँ भाई सारी लाइन अच्छे से पढ़ के समझने की बाबा हमें क्या बोलना चाहते हैं। तो वो इंटरेस्ट जो है ना वो अच्छा लगता है कि हाँ हर लाइन को नहीं ढंग से पढ़ो, इस लाइन में हमारे लिए क्या बोला जा रहा है। तो फिर पूरा जैसे बोलते ना बुद्धि के हर एक पेज मुझे खुल के सुनाई देता है। Exactly, ऐसा ही होता है कि आज क्या नया सुनाने वाले हैं वो, आज क्या नया बताया उन्होंने, आज क्या नया। और वो खुद भी डेडिकेटेड होते हैं आपको वो नया पॉइंट टच कराने के लिए। वो खुद वो इन्वेस्ट हो जाएंगे कि आज तो मैं ये चीज़ ज़रूर समझा के आऊँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं रास्ते पे हूँ, मैं रास्ते पे चल रही हूँ, सुबह सुबह मुझे कोर्ट जल्दी भागना है, तो मुझे मुरली क्या है सुननी पड़ रही है ईयरफोन्स पे, और इवन 2x की स्पीड पे सुननी है अभी मुझे ना, क्योंकि पहुंचने से पहले मुझे पूरा करना है। पर वो 2x की स्पीड पे भी वो पॉइंट मुझे टच हो जाएगा जो उन्होंने मुझे समझाना है आकर के, कि आज ये नई चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान से सुनो। चाहे वो कोई कितना भी बिजी हो मैं, लेकिन वो चीज़ मुझे सुनाई दे जाएगी जो उन्होंने मुझे समझानी है आ जाके। तो ये एक अमेजिंग कन्वर्सेशन है उनके साथ। द थिंग इज ऑफ कोर्स भाई अभी क्या कर सकते हैं, अगले का तरीका ही ऐसा बात करने का, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो है। कुछ नहीं कर सकते। कोई इतना क्यूट मिल रहा हो तो उसके अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है हमें कई बार। तो ऐसा ट्राई सोच के कर लो कि ठीक है चलो मिलेंगे तो देख लेंगे कि चीज़ बराबर कर देंगे हिसाब किताब, पर अभी तो हमें उनके अनुसार चलना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो अभी दीदी एक क्वेश्चन। हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए। दीदी अभी मैं जब चेकिंग करती हूँ ना तो बहुत मिस्टेक दिख रही है, और फिर मेरे को लगता है मैं ये भी करती हूँ, मैं इतना रिएक्शन करती हूँ और मेरे को दुख की फीलिंग आती है कि हम इतना गलती कैसे कर सकते हैं, पता नहीं। अच्छा नहीं लगता है फिर वो, मतलब अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जो पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे मेरी बहुत सारी कमियां नजर आती है, जो कि यूजुअली आती रहती है,
लेकिन हम उसमें दुखी नहीं होते हैं। मेरा सीधा साधा जवाब होता है कि मैं समर्पित हूँ एंड मेरी प्रॉब्लम तो मेरी है ही नहीं। आपको इंसल्ट करेंगे लोग आकर के कि आपने अपने बच्चे को सिखाया क्या, तो यू चेंज इट। मैं योग कर सकती हूँ टाइम पे, मैं मुरली सुन सकती हूँ टाइम पे, मेरे से जो अभ्यास हो गए वो मैं कर सकती हूँ, बट प्रॉब्लम्स खत्म करना मेरा काम नहीं है। अगर मेरे व्यवहार में कुछ गड़बड़ है तो आपकी प्रॉब्लम है, यू चेक दैट। मेरी क्या गलती है? बच्चों की गलती थोड़ा ना होती है, माँ बाप की होती है, उन्होंने सिखाया नहीं होता ढंग से। मेरे हिसाब से हर इंसान को अपनी कमियां पता होती हैं, और जब हमें अपनी जो कमियां पता है हमें अमृत वेले उसको ठीक करना चाहिए। हम खाली बाबा पर ब्लेम नहीं रख, ये बात नहीं कह सकते कि मेरी क्या गलती है। सब करो, आई एम गोइंग टू एंजॉय माई लाइफ मेरे तरीके से। जिसको चेकिंग करनी है वो करो, वरना आप लोग ट्रांसफर भी कर सकते हो। चेकिंग का मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि आप ये मत चेक करो कि आप में गड़बड़ क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे बात अधिकार की कर रही हूँ कि जो चीज़ मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उस चीज़ का रोना लेके क्यों बैठूं। जो चीज़ मैं अपने फादर को बोल सकती हूँ, उनको अधिकार से बोल सकती हूँ, चाहे अमृत वेला बोलूँ या दिन में बोलूँ, कभी बोलूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन मुझे उन्हें वो बात बतानी तो पड़ेगी ना कि बाबा ये चीज़ मेरे हाथ में है नहीं एंड आई एम नॉट एबल टू चेंज इट। तो मैं उस गिल्ट को पकड़ के ना बैठूँ, बल्कि अधिकार से उस बात को ख़त्म कर दूँ कि आप संभालो, जो मेरे से बन पड़ता है वो मैं करने वाली हूँ। तो दिस इज अ वे। आपकी बच्ची किसी चीज को लेके परेशान है, वो आपको आके बोलेगी, ना कि उस बैठ के रोना लगेगी कि अपने आप में घुटती रहे कि मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स को बताओ ना, जाके कोई बड़ा है घर में उसको बताओ, वो मैनेज करेंगे। तुम क्यों इतना सर पे टेंशन लेके बैठ रहे हो? सिंपल सी बात है, ठीक है? ओके, नाउ आई थिंक इट्स इनफ। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति।